उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का मीराबाई गेस्ट हाउस दिनांक 4 दिसंबर 1993 में कांसीराम गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो देखा कि उनको एयरपोर्ट छोड़ने वालों की होड़ लगी हुई है और उनमें सबसे ज़्यादा लाल बत्ती की गाड़ियाँ कांसीराम साहब को एयरपोर्ट छोड़ना चाहती हैं और कांसीराम ने उस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। क्या है ये पूरे त्याग की कहानी, परत दर परत हम जानने की कोशिश करेंगे। कांसीराम साहब के जन्म दिवस के मौके पर आज मैं विशेष रूप से कांसीराम क्या हैं ये तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन एक दो किस्सों के साथ में मैं आपसे परत दर परत बातचीत करूंगा। बातचीत जो होगी वो कांसीराम के त्याग और समर्पण पर होगी। क्या कांसीराम होते तो आनंद और आकाश आनंद दोनों पार्टी में होते या नहीं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। आज कांसीराम साहब की 91 वर्थ एनिवर्सरी है, यानी उनका 91वां जन्मदिन है। कांसीराम साहब होते तो उनका 91वां जन्मदिन उनके सामने मनाया जा रहा होता, लेकिन प्रकृति का अपना नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। और जो अपने जीवन में ज़्यादा काम करते हैं, जो अपनी फ़िक्र नहीं करते हैं, समाज की फ़िक्र करते हैं, तो वो जल्दी चले भी जाते हैं, क्योंकि शरीर उतना साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि वो भी खुद शरीर का उतना साथ नहीं दे पाते हैं, शरीर की उतनी देखभाल नहीं कर पाते हैं जितनी कि एक आम जनमानस करता है। तो कांसीराम साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर मैं कुछ एक बातचीत कांसीराम साहब के जीवन से जुड़ी हुई किस्से उन पर बात करूँगा। मोहनलालगंज एक उत्तर प्रदेश में लोकसभा है और मोहनलालगंज से एक सांसद हैं वर्तमान में, जिनका नाम है आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी फिलहाल समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब आर.के. चौधरी पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता हुआ करते थे। कांसीराम के जाने के बाद में आर.के. चौधरी और मायावती जी की आपस में नहीं पटी या उसके आसपास आर.के. चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आर.के. चौधरी तो समाजवादी पार्टी में चले गए, आज वहाँ पर लोकसभा सांसद हैं और कहीं ना कहीं एक मजबूत पूर्वांचल की आवाज़ है। आर.के. चौधरी दलित समाज से आते हैं और कांसीराम साहब को वो अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के एक मीटिंग में मेरी और आर.के. चौधरी की मुलाकात हुई। हालांकि आर.के. चौधरी उससे पहले भी मुझे जानते हैं। आर.के. चौधरी ने एक किस्सा मुझे सुनाया, लेकिन मैंने सोचा कि जो किस्सा आर.के. चौधरी ने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुनाया था, उस किस्से को मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग भी कांसीराम साहब के समर्पण और त्याग की कहानी को, उनकी इस कहानी के जीवन को, उनकी इस कहानी से बेहतर समझ सकें। आज कांसीराम साहब का जन्मदिन है, जैसा मैंने आपको बताया, तो मैंने आर.के. चौधरी साहब को फ़ोन लगाया। मेरी फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई और बातचीत से जो चीज़ निकल कर के आई वो कहीं ना कहीं एक अम्बेडकरवादी को भावुक कर देने वाली है। कांसीराम साहब का जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे उन्होंने नौकरी छोड़ी, कैसे उन्होंने DS4 बनाया, बामसे बनाया, बसपा बनाई, ये कहानी तमाम लोगों को पता है जो बसपा में काम कर रहे हैं, जो बसपा को छोड़ करके चले गए या अन्य पार्टियों में काम कर रहे, जिन्होंने भी कांसीराम साहब के साथ में काम किया है, उनको गुरु मान करके, उनको साथी मान करके, वो तमाम लोग कांसीराम साहब की इन बातों को जानते हैं। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जिससे ये पता चलता है कि कांसीराम साहब आखिर कांसीराम कैसे थे। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 4 दिसंबर 1993 को मीराबाई गेस्ट हाउस में कांसीराम साहब अपने तमाम विधायक और मंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे। उसी दिन, उससे एक दिन पहले और उस दिन जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो जितने बहुजन समाज पार्टी के कोटे से विधायक मंत्री बने थे और राज्य मंत्री बने थे, तो उनको सबको लाल बत्ती दी गई थी। मीटिंग खत्म करने के बाद में, शपथ ग्रहण समारोह के बाद फिर मीटिंग, और मीटिंग को ख़त्म करने के बाद में मीराबाई गेस्ट हाउस से 4 दिसंबर 1993 को कांसीराम जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ चले, क्योंकि उनको दिल्ली आना था, तो गेस्ट हाउस के बाहर कांसीराम साहब ने देखा कि एक लंबी लाल बत्ती की गाड़ियों की जो है वो कतार लगी है। आर.के. चौधरी क्योंकि कांसीराम साहब के साथ में थे, आर.के. चौधरी से कांसीराम साहब ने कहा कि हमें एयरपोर्ट जाना है, तो कौन सी गाड़ी में जाना है। आर.के. चौधरी ने इशारा करते हुए कहा कि ये जो सामने गाड़ी खड़ी है इसमें चलना है। कांसीराम साहब ने कहा कि तो लाल बत्ती की गाड़ी है, मैं इस लाल बत्ती की गाड़ी में क्यों बैठूंगा,
आर के चौधरी ने कहा कि साहब ये गाड़ी मुझे मिली है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर बना हूँ आपकी कृपा से, तो ये जितनी गाड़ी लाल बत्ती की यहाँ खड़ी हैं ये सब आपकी कृपा से समाज को मिली हैं और आपके मेहनत आपके त्याग के बलबूते समाज को मिली है, मेरे जैसे आदमी को मिली हैं। तो आपकी ये गाड़ी भी आपकी है, आप इस गाड़ी में बैठिए और हम आपको ससम्मान एयरपोर्ट छोड़ देंगे। लेकिन कांसीराम तो ठहरे कांसीराम। कांसीराम ने कहा कि नहीं, आपकी वो पुरानी वाली गाड़ी कहाँ है जिसमें आप चुनाव के वक्त चला करते थे। आर के चौधरी के एक मित्र हुआ करते थे योगेंद्र मुरारी। योगेंद्र मुरारी के पास एक एम्बेसडर कार थी और उस एम्बेसडर कार को आर के चौधरी कभी अपने इस्तेमाल के लिए ले लेते थे। कांसीराम साहब कभी लखनऊ जाते थे तो उस गाड़ी को मांग लिया करते थे, या आर के चौधरी को पर्सनल कुछ काम हुआ करता था तो योगेंद्र मुरारी की एम्बेसडर कार आर के चौधरी जो है वो मांग लिया करते थे। बहरहाल आर के चौधरी और मान्यवर साहब कांसीराम उसी योगेंद्र मुरारी की एम्बेसडर कार में बैठे और एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। थोड़ी सी आगे चलने के बाद में कांसीराम साहब ने आर के चौधरी से कहा, करे वो जो और लोग मिनिस्टर बने हैं वो कहाँ हैं, निषाद कहाँ हैं, और एक नाम और वहाँ पे था चौहान और निषाद, दो लोगों का नाम कांसीराम साहब ने लिया कि वो लोग कहाँ हैं। तो आर के चौधरी ने कांसीराम साहब को इशारा करते हुए कहा कि जितनी पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं लाल बत्ती की, वो सब लोग उन गाड़ियों में हैं और वो सब लोग आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ रहे हैं। बस आर के चौधरी का इतना कहना था और कांसीराम साहब की आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। आर के चौधरी ने कांसीराम साहब से कहा कि साहब क्यों भावुक हो रहे हो। आर के चौधरी ने ये बात पूछी तो कांसीराम साहब ने कहा कि मुझे याद आता है कि मेरा समाज जो चुनाव प्रचार के लिए साइकिल इस्तेमाल करता था, जिसने एक सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो गया है और आज मेरे समाज के वो लोग पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोग मंत्री बनने के बाद में लाल बत्तियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो कांसीराम की आंखों से गिरे हुए आंसू और आंसुओं का ये किस्सा जब आर के चौधरी ने मुझे सुनाया तो मुझे लगा कि ये एक वो भावुक पल रहा होगा जब कांसीराम साहब मन ही मन क्या क्या सोच रहे होंगे। कांसीराम साहब ने जब घर छोड़ा था, नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, गांव छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। कांसीराम साहब ने 5 या 6 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा, मैं दोबारा सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपने नाम कोई संपत्ति अर्जित नहीं करूँगा, मैं अपने परिवार के किसी सुख दुख में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि अब मेरा परिवार ये बहुजन समाज है और बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाना मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। कांसीराम साहब कहते थे हम राजनीति हमारी चले ना चले, MP MLA बने ना बने, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन का काम हम आजीवन करते रहेंगे। ये कांसीराम साहब का सपना था। बहरहाल कांसीराम चाहते तो वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, एक बार नहीं 4-4 बार बन सकते थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन कांसीराम इसीलिए कांसीराम है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को मंत्री, सैकड़ों लोगों को विधायक, सैकड़ों लोगों को राज्यसभा, सैकड़ों लोगों को लोकसभा और मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। वो महज जीवन में 2 बार लोकसभा जा पाए, एक बार पंजाब से और एक बार इटावा से, वो भी एक बार समाजवादी पार्टी के सहयोग से और एक बार और अन्य पंजाब में अन्य राजनीतिक गठबंधन के सहयोग से पहुँचे, राज्यसभा में रहे। लेकिन कांसीराम चाहते तो अपने परिवार को हज़ारों करोड़ का मालिक बना सकते थे, अपने रिश्तेदारों को हज़ारों करोड़ का मालिक बना सकते थे। लेकिन कांसीराम महान इसलिए हैं, इसलिए साहब हैं, क्योंकि कांसीराम अपनी जो उनकी प्रतिज्ञाएं थीं उन पर अड़िग रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में अगर कोई एक ऐसी शख्सियत है तो वो कांसीराम है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के उत्थान के लिए लगा दिया। मैंने जैसा इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कांसीराम साहब होते तो क्या आनंद और आकाश आनंद पार्टी में आ पाते, तो शायद आपका भी जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब वो अपने परिवार को नहीं लेकर के आए तो आखिरकार मायावती का भी परिवार पार्टी में क्यों आ जाता, क्यों वो आज 500-500 करोड़ के बंगलों में रह रहे होते और कांसीराम का परिवार आज भी 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटक रहा होता। कांसीराम थे और मायावती। कांसीराम साहब के जन्मदिन पर यह जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कांसीराम का जो त्याग है वो आपकी आंखें नम कर देगा। कांसीराम साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता लोगों के समय समय पर काम आता रहेगा। और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा, कांसीराम साहब को मेरी श्रद्धा सुमन, उनको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। उनसे मैं जीवन में 2 बार मिला, एक बार बुलंदशहर और एक बार दिल्ली, और उनके जो चेहरे का तेज था और उनके माथे का जो चिंतन था, समाज को वही चिंतन और वही जो तेज है आगे बढ़ाएगा। कुछ मत करिए, जाइए गूगल पर कांसीराम साहब के जो भाषण पड़े हैं उन भाषण को सुन लीजिए,
आपकी राजनीति और आपकी राजनीतिक चेतना बढ़ जाएगी, आपकी राजनीतिक सोच जो है वो बढ़ जाएगी। बसपा किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी आज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कांसीराम साहब को याद कर रहा हूँ और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे थे कांसीराम कि जिनका परिवार उनके जीवन में कभी नहीं आया और उनके उत्तराधिकारियों के जीवन में ऐसा परिवार आया कि वो परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय भीम।